ड्रामे की स्टार्टिंग में मो सोचती है कि मैंने मॉम से वादा किया है येनचुएन से शादी करने का। तभी वहाँ येनचुएन को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तब मो उसकी हेल्प करती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, जिससे येनचुएन को होश आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बचाया है और वो उसे पैसे देने लगता है। मो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, और वो उसे सीट पे बैठा देती है। थोड़ी देर बाद में मो अपना कार्ड छोड़कर बस से उतर जाती है। येनचुएन उस कार्ड पर उसका नाम देखकर सोचता है कि ये तो बाई फैमिली की बेटी है जिससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। इसके बाद येनचुएन अपनी कंपनी में आ जाता है और वह सबसे कहता है कि आज से तुम सब लोग मुझे ना पहचानने का नाटक करोगे। सेक्रेटरी कहता है पर ये करने की क्या जरूरत है। येनचुएन कहता है कि टाइम आ गया है कि मैं येन फैमिली के साथ अपने झगड़े का निपटारा करूं। दूसरी तरफ मो पहली बार बाई फैमिली में आती है। तभी वहाँ बैठी युआन की मम कहती है कि ये तो कैसी बिल्कुल धूल से ढकी हुई लड़की है, इससे तो हमारा घर गंदा हो जाएगा। और वो मैट से कहती है कि इसे नहलाने ले जाओ। मैट उसे रूम में ले आती है। वो सोचती है कि ये तो युआन का यूज किया हुआ रूम है और मुझे उसका फियांस भी दे दिया है जिसे वो अब नहीं चाहती। इसके बाद युआन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में घर पर अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है, जहाँ वो सबको मुंह से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि ये मेरी सिस्टर है जो गांव में पली बड़ी है, इसने कभी पार्टी अटेंड नहीं की है, इसलिए प्लीज सब लोग मेरा साथ दें। तभी वहाँ येनचुएन भी आ जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि इसे यहाँ किसने बुलाया, अच्छा हुआ कि युआन ने इससे शादी नहीं की, ये तो लीजाओ से कंपेयर करने के लायक भी नहीं है। युआन उससे कहती है कि ब्रदर येन, शायद जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मुझ में ना मिले, इसलिए वो तुम्हारे लिए सही रहेगी। येनचुएन हंसता है और कहता है कि तुम कौन हो, और वो मो से कहता है कि हम दोबारा मिल गए। मो कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये तुम होगे। फिर वो दोनों साइड में जाकर बात करते हैं। मो से कहती है कि मुझे बाई फैमिली से पीछा छुड़ाना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, जब मैं कामयाब हो जाऊंगी तो हम डिवोर्स ले लेंगे। येनचुएन कहता है कि ठीक है। इसके बाद युआन मो के पास कुछ कपड़े लाती है और कहती है कि ये वो कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनती, तुम इसे पहन लेना। मो कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के कपड़े हैं। युआन कहती है चाहे कपड़े हो या आदमी, तुम सिर्फ कचरा उठाने के लायक हो। येनचुएन एक नाजायज बेटा है, उसे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और तुम उसी के साथ रहने के लायक हो। मो कहती है कि ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर युआन गिरने का नाटक करती है। तभी वहाँ युआन की मॉम भी आ जाती हैं। युआन उनसे कहती है कि मॉम, मैं तो बस अपनी सिस्टर को पहनने के लिए कपड़े देना चाहती थी, पर उसने कहा है कि हमारी बाई फैमिली की सारी चीजें गंदी हैं। उसकी मॉम मो से कहती है कि यहाँ से निकल जाओ और कभी मत आना। मो कहती है कि तुम मुझे घर से निकालना चाहती हो तो मैं खुद चली जाऊंगी, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, और वो उनके घर से निकल जाती है। तभी उसे उसके लैंडलॉर्ड का कॉल आता है। वो कहता है कि अपने भाई को यहाँ से ले जाइए और मेरा घर खाली कर दीजिए। मो कहती है कि मैंने तो सारा रेंट भरा है, फिर आप हमें क्यों निकाल रहे हैं। लैंडलॉर्ड कहता है कि मिस युआन ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया है, मैं आप जैसे लोगों को अपना घर रेंट पर नहीं दूंगा। वो अपने भाई को लेकर दूसरे रेंट के घर में आ जाती है। उसका भाई कहता है कि सिस्टर, मैंने सुना है कि तुम इस शहर के सबसे बकवास आदमी से शादी करने वाली हो। मो कहती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, चाहे वो जैसा भी पर्सन हो, उसने कभी कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे हमें हर्ट हो, और जो लोग अच्छा होने का दिखावा करते हैं उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, इसलिए हमें हमारी फीलिंग्स के हिसाब से किसी को जज करना चाहिए। ये बातें येनचुएन भी सुन लेता है। इसके बाद येनचुएन मो को मैरिज सर्टिफिकेट देता है और उसे डॉक्यूमेंट देकर कहता है कि अब से हमारा एक नया घर होगा, ये घर मैंने तुम्हारे नाम पर लिया है। मो खुश होकर उसे हक कर लेती है। इसके बाद मो अपने भाई के लिए डिनर बनाती है। येनचुएन उसके घर सूटकेस लेकर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने येन फैमिली से अपना रिश्ता तोड़ दिया है, अब मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं है। मो कहती है कि अब हम हस्बैंड और वाइफ हैं, अब से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। येनचुएन उसे हक करता है और कहता है कि अब से हमें एक दूसरे पर ही डिपेंड रहना है। मो कहती है कि मैं कल से जॉब ढूंढने के लिए बाहर जाऊंगी। नेक्स्ट दिन मो जगह जगह इंटरव्यू देती है, पर सभी लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तभी उसे देखकर येनचुएन का सेक्रेटरी कहता है, क्या तुम्हें जॉब की जरूरत है, हमारी कंपनी में अकाउंटेंट की कमी है, क्या तुम हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आ सकती हो। मो ये सुनकर खुश हो जाती है और इंटरव्यू के लिए मान जाती है। फिर वो येनचुएन को कॉल करके बोलती है कि मुझे नई जॉब मिल गई है, अब मैं तुम्हें सपोर्ट कर पाऊंगी। येनचुएन कहता है कि सच में। मो कहती है कि अब मुझे काम करना है,
मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। येंचुन उसे गुड बाय बोलकर किस देता है, जिसे देखकर ऑफिस के लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद घर पर येंचुन मो से कहता है कि हमें तुम्हारे भाई को यिन फैमिली के प्राइवेट स्कूल में डालना चाहिए। मो कहती है कि मजाक करना बंद करो, हमें इतनी अच्छी स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा। येंचुन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बॉस मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो मेरी हेल्प करेंगे। मो से थैंक यू बोलने लगती है। येंचुन कहता है फिर तुम मुझे कैसे रिवॉर्ड दोगी। मो उसकी चिक्स पर किस करती है, पर येंचुन उसके लिप पे किस करने लगता है, जिससे वो शर्मा कर चली जाती है। इसके बाद युआन मिंग से मिलने आती है। वो कहता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों दिख रही हो। युआन कहती है कि आज मैंने मो के भाई को यिन फैमिली के प्राइवेट स्कूल में जाते हुए देखा। मिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ गरीब लोगों को एडमिशन नहीं मिलता। येंचुन ने भी जब फैमिली छोड़ी थी तब वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। तुम चिंता मत करो, मेरे एक फोन कॉल से वो उसे निकाल देंगे। युआन कहती है कि इतना आसान नहीं है, मैंने पहले ही कॉल करके पूछ लिया है, उसे ली जाओ के रिकमेंडेशन पर एडमिशन मिला है। मिंग कहता है कि मेरे पास शेंग को हर दिन परेशान करने के लिए कुछ लोग हैं, कुछ दिनों बाद ही वो खुद ही स्कूल छोड़कर चला जाएगा। दूसरी तरफ शेंग घर आकर मो से कहता है कि मुझे अपनी पुरानी स्कूल ही जाना है, मुझे वही पसंद है। मो कहती है ऐसा क्या हुआ है, क्या तुम्हें पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए इसकी आदत नहीं है। शेंग कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो सोचता है कि मुझे अपनी सिस्टर को नहीं बताना चाहिए कि मेरे क्लासमेट मुझे बुली करते हैं। इसके बाद वो अपने भाई को पिकअप करने के लिए स्कूल आती है। सारे बच्चे स्कूल से निकल आते हैं पर उसका भाई नहीं आता। वो स्कूल में जाकर अपने भाई को ढूंढने लगती है। तब प्रिंसिपल उससे कहता है कि हमें कैमरे की फुटेज को देखना होगा। फिर वो मिलकर फुटेज को देखते हैं जहाँ कुछ लोग शेंग को बुली करते हैं। मो कहती है कि शेंग अभी भी स्कूल में है, मैं उसे जाकर चेक करती हूँ। इसके बाद टॉयलेट से शेंग अपनी बहन को आवाज देता है। मो प्रिंसिपल से कहती है कि मेरे भाई को टॉयलेट में बंद क्यों किया गया है। प्रिंसिपल उन लड़कों के पेरेंट्स को बुलाता है। वो कहते हैं कि बच्चों की छोटी मोटी लड़ाई में हमें बुलाने का क्या मतलब है। मो कहती है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, मेरे भाई को बुली किया गया है। तभी वहाँ येंचुन भी आ जाता है। मो से कहती है कि इन लोगों ने शेंग को स्कूल में बुली किया है। तब वो लेडी कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम वही फेमस येंचुन हो जो कंगाल हो गया है। तभी वो आदमी कहता है कि मेरे एक फोन कॉल से तुम्हारा बॉस तुम्हें जॉब से निकाल देगा, फिर तुम दोनों को कहीं जॉब नहीं मिलेगी। येंचुन कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ शेंग से माफी मांगने के लिए, वरना तुम कभी कम बैक नहीं कर पाओगे। लेडी कहती है कि मजाक करते वक्त पहले तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को देख लेना चाहिए। येंचुन मुझसे कहता है कि तुम घर जाओ, इस मैटर को मुझ पे छोड़ दो, मैं इन्हें तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। इसके बाद उस आदमी के बाद मिस्टर जैंग का कॉल आता है। वो कहते हैं कि हम आपकी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। तभी उस लेडी को भी उसके हस्बैंड का कॉल आता है। वो कहता है कि हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है और हमें प्रॉपर्टी की कोई शेयर्स भी नहीं मिले हैं। इसके बाद मो अपने भाई को लेने स्कूल आती है, जहाँ वो दोनों लोग आकर मुझसे माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि मैं कभी भी आपके और आपके भाई के सामने नहीं आऊंगा। वो लेडी कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मो कहती है कि ठीक है, आज मैं अपने भाई की वजह से आप लोगों को माफ कर रही हूँ, पर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद येंचुन मो को एक गिफ्ट में रिंग देता है। मो कहती है कि तुमने इसे क्यों खरीदा, हमारी फैमिली के पास अब कोई पैसे नहीं है। येंचुन कहता है कि ये फेक है, ये तो मैंने ऑनलाइन 100 युआन में ली है। मो कहती है पर ये इतनी रियल क्यों लग रही है। येंचुन कहता है लाओ मैं तुम्हें इसे पहनाता हूँ, और वो उसे रिंग पहनाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने रिवेंज प्लान की वजह से तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता। इसके बाद युआन मिंग के पास आती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मिस्टर कियान को सेल करना चाहते हैं, बदले में वो मेरे पेरेंट्स को 2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर कियान को सिर्फ बाई फैमिली की डॉटर चाहिए, वो भी तो बाई फैमिली की ही डॉटर है, तुम उसे मिस्टर कियान के बेड पर भेजने के लिए मेरी हेल्प करो। मिंग कहता है कि ठीक है, जब मैं येन फैमिली का वारिस बन जाऊंगा तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इसके बाद मिंग मो को कॉल करता है। वो कहता है कि मैं येंचुन का भाई हूँ, वो इंटरनेशनल होटल में किसी से लड़ पड़ा है। मो उस होटल में चली जाती है जहाँ मिस्टर कियान बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम बाई जिनटिंग की बेटी हो ना, जाओ जाके शावर लो। मो कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ अपने हस्बैंड को ढूंढने आई हूँ। मिस्टर कियान कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने मुझे 2 बिलियन में तुम्हें दिया है, क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है। मो कहती है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे क्या प्रॉमिस किया है, पर मैं डिसएग्री करती हूँ। मिस्टर कियान कहते हैं कि तुम्हारे अग्री होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार जब तुम मेरे दरवाजे पर आ गई हो तो तुम अब वापस नहीं जा सकती। मो खुद को रूम में लॉक कर लेती है और येंचुन को कॉल करके बोलती है कि मैं इंटरनेशनल होटल में फंस गई हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, प्लीज मुझे आकर बचा लो। येंचुन मो को बचाकर घर ले आता है। मो कहती है अब हमने बाई फैमिली और येन फैमिली दोनों को ऑफेंड कर दिया है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। येंचुन कहता है कि येन फैमिली मुझे कभी नहीं छोड़ेगी।
जाएगी। येन फैमिली और मैं सालों से आपस में लड़ रहे हैं। क्या तुम जानती हो कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? मो कहती है कि मैंने सुना है कि उनके लिए बच्चे को जन्म देना डिफिकल्ट था। येनचुन कहता है कि मेरी मॉम को मारा गया था। मेरे पैदा होने के बाद से ही मुझे नाजायज कहकर कलंकित किया गया था। किसी ने ये नहीं सोचा कि येन फैमिली की रची हुई साजिश है। उस समय मेरी मॉम और मिस येन बेस्ट फ्रेंड थी। प्रयोजकों में दिखाते हैं कि येनचुन की मॉम रुआन को एक लड़का प्रपोज करता है। रुआन कहती है कि मुझे माफ करना, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। यीन कहती है कि तुमने इतने अमीर लड़के को रिजेक्ट क्यों कर दिया, वो भी ऐसे बॉयफ्रेंड के लिए जो तुमसे साल में एक बार से ज्यादा मिल नहीं सकता। रुआन कहती है कि वो अब्रॉड से अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे भी हमारे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर यीन रुआन को अपने नए बॉयफ्रेंड ये यूनपिंग से मिलवाती है। जब रुआन बैठी होती है तब मिस्टर यी उसके करीब आने लगते हैं। रुआन कहती है कि यीन आपकी फियांस है, आप ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं? मिस्टर यी कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ। रुआन उन्हें मारकर भागने लगती है और यीन से कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। मो कहती है फिर क्या हुआ? येनचुन कहता है फिर मिस्टर यी ने अपनी फियांस से शादी कर ली, लेकिन वो बच्चा नहीं कर पाई। फिर उन दोनों ने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। यीन ने मेरी मॉम को मिस करने का बहाना बनाकर वापस उसी शहर में बुलाया और उन्हें हमेशा के लिए घर में कैद कर लिया। रुआन यीन से कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम अंधी होने के साथ साथ बेवकूफ भी हो। मैंने सच में तुम्हारी बातों का यकीन कर लिया था। यीन कहती है कि मेरे हस्बैंड इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, वो तुम्हारे गरीब बॉयफ्रेंड से कहीं गुना बेहतर हैं। रुआन कहती है क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि जो तुम कर रहे हो उससे तुम जेल भी जा सकते हो? मिस्टर ये हंसने लगते हैं और उसे बेड पर पटक देते हैं। येनचुन कहता है कि मेरी मॉम मरने तक अपने लवर और फैमिली से कभी नहीं मिली, क्योंकि उन दोनों कपल ने मेरी मॉम को कैरेक्टरलेस बताया और सबसे कहा कि मेरी मॉम ने अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को सिड्यूस किया है और एक नाजायज बेटे को जन्म दिया है। ये बदनामी मेरी मॉम ने 20 साल से भी ज्यादा समय तक झेली है। मो कहती है कि इसलिए वो तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं ताकि तुम अपना बदला न ले पाओ। तभी पूरे शहर में तुम्हारी रेपुटेशन खराब है। ये सब भी उस हस्बैंड और वाइफ ने ही किया होगा, पर उनसे बदला लेना इतना आसान नहीं है। येन फैमिली एक बड़ी फैमिली है, उन्हें हिलाने वाला तो सिर्फ लीजाओ का प्रेसिडेंट ही हो सकता है, पर मैं तो उनकी छोटी सी अकाउंटेंट हूँ और तुम एक छोटे से ड्राइवर हो। हमें अब क्या करना चाहिए? येनचुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपना बदला ले लूंगा। इसके बाद मिस्टर यी मिंग से कहते हैं कि ये टेंडर हमारा ही होना चाहिए, तुम्हें इसे जीतना ही होगा। मिंग कहता है कि मैंने पहले ही लीजाओ के वाइस प्रेसिडेंट से बात कर ली है, हम ही जीतेंगे। तभी वहाँ येनचुन भी आ जाता है। मिंग उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? येनचुन कहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो ये बिडिंग मीटिंग कैसे पूरी होगी? तभी मो आकर येनचुन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसी समय ली जाओ का वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ आ जाता है। मिंग उससे कहता है कि ये पागल आदमी मीटिंग में घुस आया है। शियांग येनचुन को देखकर उसे प्रेसिडेंट कहने लगता है। येनचुन मुझसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं लीजाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, ना कि एक ड्राइवर। मो ये सुन के खुश हो जाती है। मिंग शियांग से कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, ये वो पर्सन है जिसे हमने अपनी फैमिली से निकाल दिया था। येनचुन उसे थप्पड़ मारता है। ये देखकर मिस्टर यी येनचुन पे हाथ उठाने लगते हैं, पर शियांग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम बैंकरप्ट होना चाहते हो? मिस्टर यी येनचुन से कहते हैं कि मेरा क्लब मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें अपना बेटा मान लूंगा। येनचुन कहता है कि पहले मुझे 300 बिलियन दो, तब मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। क्या तुमने कभी मुझे बेटे की तरह देखा है? जब मैं येन फैमिली में रहता था क्या कभी तुमने मेरा ख्याल रखा है? तुम वो इंसान हो जिसने मेरी मॉम को बच्चा करने के लिए फोर्स किया था, और यीन जिसके साथ तुम रहते हो उसने मेरी मॉम को मार डाला और चाहते हो कि मैं तुम्हें फादर कहूँ। मिस्टर यी कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी वहाँ बैठे सभी लोग कहते हैं तो येनचुन जो कह रहा है वो सच है। येनचुन को नाजायज औलाद बनाना मिस्टर यी और उनकी वाइफ का प्लान था। मिस्टर यी कहते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, क्या तुम अपने फादर की रेपुटेशन इस तरह बर्बाद करोगे? येनचुन कहता है कि मैं येन फैमिली से अलग हो गया हूँ, अब येन फैमिली सिर्फ ली झाओ के हाथों में है। मुझे पता था कि जब एक बार मैं खुद को एक्सपोज कर दूंगा तो आप मेरे फादर होने का फायदा उठाओगे, इसलिए मैं अब ली झाओ ग्रुप को हैंडल नहीं कर रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि येन कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। इन 3 दिनों में येन कंपनी के सारे शेयर जो मुझे सेल करेगा मैं उसे उसका 10 गुना दूंगा। मिस्टर यी कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? तभी वहाँ बैठे सारे शेयर होल्डर येन फैमिली के शेयर्स को बेचने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर यी पागलों की तरह हंसने लगते हैं। येनचुन कहता है कि बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद येनचुन मो को रेस्टोरेंट बुलाता है और कहता है कि आज मैंने तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। मिस्टर यी अपनी नई गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ यीन भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे अफेयर रखने की। मिस्टर यी कहते हैं
हैं कि तुम चुप रहो, जूही ने मेरे लिए बेटे को जन्म दिया है। यिन कहती है क्या तुमने डीएनए टेस्ट करवाया है? तुम इतने कंफर्म कैसे हो सकते हो कि वो बेटा तुम्हारा है? यानचुएन मो से कहता है क्या तुम्हें भी यही लगता है कि वो बच्चा मिस्टर यी का है? इसके बाद जूही डीएनए टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर उसे 3 घंटे बाद आने को बोलते हैं। फिर डॉक्टर यानचुएन को डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। यानचुएन कहता है कि उसे ये रिपोर्ट दे दो, मैं देखना चाहता हूँ कि जब मिस्टर यी को ये पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। इसके बाद मिस्टर यी यानचुएन से कहते हैं कि मैंने यिन से डिवोर्स ले लिया है, जो कुछ भी पहले हुआ था उसमें सारी गलती उसी की थी। यानचुएन कहता है कि पहले अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, मेरे लोगों ने अपनी आंखों से जूही को दूसरे आदमी के साथ देखा है। मिस्टर यी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जूही मुझे धोखा नहीं दे सकती। इसके बाद मिस्टर यी जूही के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली हो। जूही कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है, फिर तुम मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? मिस्टर यी कहते हैं कि अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ कहा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर यी के जाने के बाद जूही सोचती है कि अगर सच में मिस्टर यी को पता चल गया कि ये उनका बेटा नहीं है तो वो मुझसे जरूर रिवेंज लेंगे। फिर वो अपना सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर यी पुलियों के नीचे से डीएनए रिपोर्ट को देखते हैं और वो जूही का मर्डर कर देते हैं, जिससे पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है। यानचुएन अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया है, युनपिंग ही वो इंसान था जिसने आपको मारा था, मैंने उसे खुद से जेल में भेज दिया है, मैं जल्द ही उसे आपसे मिलने के लिए नर्क में भेजूंगा। घर आकर यानचुएन मो को हक करता है और कहता है कि फाइनली मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। मो कहती है कि तुम्हारी मदर तुम्हें देखकर खुश हो रही होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और वो यानचुएन को किस करने लगती है। इसके बाद युआन मिंग से कहती है कि तुमने मुझे इतनी रात में क्यों बुलाया है? मिंग कहता है कि यानचुएन ही ली झाओ का बॉस है, उसने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया है और डैड को जेल भेज दिया है। फिर वो युआन से कहता है कि तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। युआन उससे कहती है कि देखो तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है, तुम बिल्कुल डॉग की तरह लग रहे हो, अपना ख्याल रखो, और वो चली जाती है। मिंग कहता है तो तुमने भी मुझे छोड़ दिया, और वो मिस्टर क्यान को कॉल करता है। मिस्टर क्यान अपने गार्ड्स को लेकर युआन के घर आ जाते हैं और उसके डैड से कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर वो अपने गार्ड से उन्हें मारने को बोलते हैं। इसके बाद यानचुएन की बेस्ट फ्रेंड रुआनी अब्रॉड से लौट आती है। यानचुएन उसे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर देता है, तभी वहाँ मो भी आ जाती है। यानचुएन उससे कहता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है जिसके साथ मैं खेलकर बड़ा हुआ हूँ, और अब से ये हमारी कंपनी में ही काम करेगी। रुआनी मो से हाथ मिलाती है और कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो छुपकर यानचुएन और मो को करीब आते हुए देखती है। वो कहती है कि यानचुएन सिर्फ मेरा ही है। इसके बाद कंपनी में एक लड़की के पेट में दर्द होने लगता है, तभी सब लोग उसे देखने जाते हैं। रुआनी गिरने का नाटक करती है। वैन मो से कहती है कि तुमने रुआनी को धक्का क्यों दिया है? मो कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया। तभी वहाँ यानचुएन भी आ जाता है और रुआनी को उठाकर ले जाता है। फिर वो उसके पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है। वैन फिर से मो को ब्लेम करने लगती है। यानचुएन मो से माफी मांगने के लिए बोलता है। मो कहती है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू, तुम बिना देखे ही मुझे गलत कैसे ठहरा सकते हो, और वह चली जाती है। यानचुएन मो से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है? मो कहती है कि मुझे लगता है कि हम सुटेबल नहीं हैं, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। यानचुएन कहता है कि डिवोर्स इम्पॉसिबल है। मो कहती है तो ठीक है, मुझे 500 मिलियन चाहिए। यानचुएन उसे 500 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। मो कहती है क्या तुम पागल हो, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। यानचुएन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरे पैसे तुम्हारे भी पैसे हैं, और वो उसे हक करके बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद रुआनी घर में बेहोश पड़ी होती है। यानचुएन वहां आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कार में रुआनी अपने कपड़ों को छुपा देती है। हॉस्पिटल में रुआनी यानचुएन से कहती है कि कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, वो दोनों अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो गए हैं, और मैं हूँ जो अकेली हूँ और फालतू भी। यानचुएन कहता है कि तुम्हारे पास मैं हूँ। रुआनी कहती है कि तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा क्या होगा, क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? यानचुएन उसे दोस्त समझकर हक करता है। तभी एक आदमी उनकी फोटो खींच लेता है। सुबह सारे इंटरनेट पर फोटो वायरल हो जाती है। यानचुएन मो को समझाने आता है, पर मो उसे इग्नोर करने लगती है और कहती है अगर मैं ऐसी ड्रेस पहनकर किसी और आदमी को हक करूं तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे? यानचुएन कहता है कि वो इमोशनल वीक हो गई थी, मैं तो बस उसे खुश करना चाहता था, मैंने उसे बस नॉर्मली हक किया था। मो यानचुएन की कार खोलती है और उसमें से ब्रा को निकालती है और कहती है कि अब तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? यानचुएन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने रुआनी के साथ कुछ भी नहीं
नहीं किया है, पर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक आदमी मो को घेर लेता है और उस पर हमला करता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। पर येंचुएन आकर उसे बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर येंचुएन से कहते हैं कि हमें अर्जेंट ब्लड की जरूरत है। तभी सेक्रेटरी येंचुएन को कॉल करके बोलता है कि मिस मो पर हमला करने वाले आदमी ने कबूल कर लिया है कि ऐसा करने के लिए मिस रुआनी ने उससे कहा था। येंचुएन रुआनी के पास आता है। वो येंचुएन से कहती है कि मुझे चेस्ट में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे चेक करोगे? येंचुएन कहता है कि तुम डॉक्टर को चेक करने के लिए क्यों नहीं बुलाती? रुआनी कहती है कि मेरे डॉक्टर तो तुम ही हो, तुम ही मुझे ठीक कर सकते हो। येंचुएन कहता है कि इसका क्या मतलब है? रुआनी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गई थी। मैं बस तुम्हें एक बार पाना चाहती हूँ। येंचुएन कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त माना है, मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। रुआनी उसे हक कर लेती है, पर येंचुएन उसे धक्का दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। इसके बाद जब मो को होश आता है तब येंचुएन उससे कहता है कि ये सब रुआनी ने ही प्लान किया था, मैंने उसे अब्रॉड भेज दिया है, वो अब वापस कभी नहीं आएगी। मो कहती है कि खुद को ब्लेम मत करो, मैंने भी बचकानी होकर तुम पर भरोसा नहीं किया। येंचुएन कहता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है और वो उसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास ले जाता है। वो कहता है कि जब तुम कोमा में थी तब मैंने तुम्हारा ब्लड चेक करवाया था, तुम बाई फैमिली की डॉटर नहीं हो। मुझे इन्वेस्टिगेशन करते वक्त तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिले, तुम्हें बचपन में किसी ने चुरा लिया था। मो की वो उसे हक कर लेती है। इसके बाद हमें येंचुएन और मो की वेडिंग दिखाते हैं। येंचुएन उसे रिंग पहनाता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के येंचुएन खुश हो जाता है और वो उसे हक कर लेता है और यह इस ड्रामे का एंड होता है।